नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों। आज हम जो है वो एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है राजपूतों की उत्पत्ति। क्या है? राजपूतों की उत्पत्ति। देखिए, राजस्थान का जब अपन इतिहास पढ़ते हैं तो राजस्थान का इतिहास पूरा जिनके चारों तरफ घूमता है वो है सिर्फ एक ही जाति, जो कौन सी है? राजपूत। तो आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मत जो हैं वो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित हैं और परीक्षा की दृष्टि से क्या उनमें मोस्ट चीज़ है जिसको अपन डायरेक्ट टच करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये शब्द अपने पास आया है, राजपूत शब्द। देखिए, ये जो शब्द है राजपूत, ये पुराना नहीं है, सॉरी नया नहीं है। अपन ये पुराने जब ग्रंथों को देखते हैं तो पुराने ग्रंथों में अपने को सबसे पहले जैसे अर्थशास्त्र मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य। ठीक है, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र के अंदर भी अपने को राजपूत शब्द मिलता है, पहली चीज। ठीक है, दूसरा, बाणभट्ट नामक एक विद्वान हुआ। इस बाणभट्ट ने 2 किताबें लिखी। हर्षचरित और कादंबरी। हर्षचरित और कादंबरी। ठीक है, इन दोनों के अंदर भी अपने को राजपूत शब्द मिलता है। कहीं उनको राजपुत्र कहा गया है और कहीं राजपूत शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में हो गया और बाणभट्ट के हर्षचरित और कादंबरी में हो गया। इसके अलावा एक मध्यकाल में एक राजकुमार एक विदेशी यात्री आया था, आपने नाम सुना होगा, था वेनसांग। वेनसांग ये जो था वो चीन का यात्री था। और बार बार मुझे जैसे राजकुमार शब्द याद आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि इसको यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार। कई बार आपको ये शब्द नहीं पूछ के ये पूछ लिया जाता है परीक्षा में, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। किसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है? ठीक है, तो यात्रियों का राजकुमार किसको कहते हैं? हेनसांग को कहते हैं। और ये हेनसांग जो था वो हर्ष के दरबार में आया था। हर्षवर्धन जो है वो शासक था, उसका के दरबार में आया था। और इस हेनसांग ने किताब लिखी जिसका नाम था सी यू ची भी बोलते हैं, सी चीनी भाषा का शब्द है, सी हेनसांग के द्वारा किताब लिखी गई सी। और इस सी किताब में 134 देशों का वर्णन अपने को मिलता है। ये जो विषय है, ये जो अपन पढ़ रहे हैं, ये सारा भारतीय इतिहास का टॉपिक है। कभी भारतीय इतिहास को देखेंगे तब देखेंगे। तो 134 देशों का वर्णन मिलता है अपने को सी में। ठीक है, और इसी हेनसांग ने भी इस शब्द का यूज किया। इस क्षेत्र पे शासन करने वाले जो लोग थे उनके लिए उसने राजपूत या राजपुत्र शब्द का यूज किया। इसका मतलब, और ये कब आया था? 600, इस हर्ष का कार्यकाल था 606 से 647 ईस्वी, मतलब उस टाइम आया था। तो 1500 साल पहले की बातें अपन कर रहे हैं, 7वीं शताब्दी में। तो उस टाइम ये शब्द प्रचलन में था और हेनसांग ने भी इसका यूज किया। इसका मतलब राजपूत शब्द जो है वो पुराना है काफ़ी, और 7वीं शताब्दी से ये शब्द प्रचलन में। कई बार पूछने जाता है कि राजपूत जो शब्द है वो कब प्रचलन में आया, तो लगभग अपन इसको 7वीं शताब्दी से पहले का ही मान सकते हैं, बाद का नहीं। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात यह है कि हमने पढ़ा जनपद काल। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? जनपद युग पढ़ा था। देखिए, जनपद के अंदर मैंने आपको एक चीज बताया था, एक था मगध। ठीक है,
मगध जो था हर्यक वंश का शासन था और इसने सारे जनपदों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद में मौर्य आए, गुप्त आए। तो एक शासक हुआ हर्षवर्धन, जो जिसका मैंने अभी आपको उल्लेख किया था, हर्षवर्धन। इसकी मृत्यु हुई 647 ईस्वी में। ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? 647 ईस्वी में। जब तक हर्षवर्धन का कार्यकाल रहा, पूरा जो भारत था वो बिल्कुल बंधा हुआ रहा, इसने अपनी शक्ति से सबको बांध के रखा। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही विभाजन का काल शुरू हो गया और ऐसे समय में अनेक जातियों ने अलग अलग क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। और इसी समय ये जो राजपूत जाति थी, इन राजपूतों ने जो है, राजपूत जाति ने राजस्थान पे के इस क्षेत्र पे अधिकार स्थापित करके शासन करना प्रारंभ किया। कौन से? 647 ईस्वी के बाद में। तो राजपूतों की उत्पत्ति का जो मुख्य समय माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? 7वीं शताब्दी। ठीक है, 7वीं शताब्दी के अंदर जो है वो राजपूत मुख्य रूप से इस राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आए, और वो भी कब? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में। तो ये तो होगी अब एक सामान्य सी प्रारंभिक जानकारी। अब हम बात करेंगे कि राजपूतों को किस वंश का माना जाता है और वो किस विद्वान ने इसके लिए अपने को ये प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि ये फला वंश के हैं। तो सबसे पहले देखिए, राजपूतों की जो उत्पत्ति है उसका जो प्रथम प्रमाण आता है वो आता है अग्निवंशी। अग्निवंशीय। ठीक है, और ये मत प्रस्तुत करने वाले थे चंद्रप्रदायी। चंद्रप्रदायी ने किताब लिखी थी, आपको याद होगा, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, इस पृथ्वीराज रासो के अंदर इन्होंने अग्निवंश से मत प्रचलित किया। उन्होंने कहा कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो अग्नि से हुई है। तो कैसे हुई, वो पूरी एक कहानी है उसके पीछे। देखिए, राजस्थान में ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे है माउंट आबू, जिसको प्राचीन काल में क्या बोला जाता था? आबू पर्वत बोला जाता था। ठीक है, कभी चंद्रप्रदायी बताते हैं अपने पृथ्वीराज रासो में कि किस तरह से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। तो इस आबू पर्वत पे एक आश्रम था, और वो किसका आश्रम था? वशिष्ठ का, गुरु वशिष्ठ का आश्रम था। ये गुरु वशिष्ठ जो है वो यहाँ पे अपने आश्रम के अंदर ये क्या करते थे? यज्ञ करते थे, हवन करते थे, अनुष्ठान करते थे, यज्ञ हवन और अनुष्ठान करते थे। अब उसमें क्या हुआ, कभी पृथ्वीराज रासो में चंद्रप्रदायी बताते हैं कि गुरु वशिष्ठ के द्वारा जो हवन अनुष्ठान किया जा रहा था उसके अंतर आसुरी शक्तियां जो है, जो दैत्य प्रवृत्ति के लोग थे, आसुर प्रवृत्ति के लोग थे, आसुरी शक्तियों के द्वारा व्यवधान डाला जा रहा था। इसमें इस यज्ञ में उनकी क्या की जा रही थी? रुकावट डाली जा रही थी। अब वो रुकावट कैसे डालते? रुकावट डालने का तरीका क्या था कि ये जो लोग थे, जो आसुरी शक्तियां थी, जो दानव थे, जो राक्षस थे, वो क्या करते कि उनके हवन कुंड में कभी मांस डाल देते, कभी मल डाल देते, ठीक है, कभी हड्डियां डाल जाते। और इस तरह से इनकी जो गुरु वशिष्ठ की जो तपस्या थी वो बार बार, उनका जो हवन था, उनका जो अनुष्ठान था, वो बार बार उससे खंडित हो जाता था। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से परेशान होकर गुरु वशिष्ठ ने एक जाति उत्पत्ति की, राजपूत। ये कौन कह रहे हैं? चंद्रप्रदायी कह रहे हैं। ठीक है, और इस जाति में उन्होंने 4 जो है वो बनाए, 4 उपजातियां बनाई। सबसे पहले प्रतिहार,
फिर परमार, फिर चालुक्य और फिर चौहान। क्रम भी याद रखें क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट क्रम पूछ लिया जाता है कि गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चंद्रप्रदाय के अग्निवंश उत्पत्ति के अनुसार गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जो है वो कौन कौन सी जातियों की उत्पत्ति, इनका क्रम बताइए। तो ये क्रम है, सबसे पहले राजपूतों के जो प्रतिहार वंश है उसकी उत्पत्ति की, लेकिन उससे भी जब वो काम नहीं हुआ तो फिर परमार की, फिर चालुक्य की और फिर चौहान की। तो इन 4 जातियों की उत्पत्ति जो है गुरु वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से की गई और इसी के आधार पर चंद्रप्रदाय ने राजपूत जो जाति है उनको क्या कहा, उनको अग्निवंशीय कहा कि इनकी उत्पत्ति किससे हुई, अग्निवंश से हुई। अब देखिए इसके साथ साथ अब 2 चीज़ें और देख लीजिए। कई बार क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है। ये जो अग्निवंश की जो उत्पत्ति का जो चंद्रप्रदाय का जो मत है, इसका समर्थन की अगर अपन बात करें तो 2 विद्वानों ने इसको बहुत आगे बढ़ाया। उनमें पहले थे मुणोत नैन्सी। जब अपन राजस्थानी साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो एक विद्वान तो मुणोत नैन्सी, ठीक है, अग्निवंश का समर्थन करने वाले, और दूसरे विद्वान थे सूर्यमल मिश्र। इन दोनों विद्वानों ने इस मत का पूर्ण समर्थन भी किया और अपनी पुस्तकों में इसका प्रचार भी इन्होंने किया। कौन से, चंद्रप्रदाय के अग्निवंश से उत्पत्ति के मत की बात अपन कर रहे हैं। इसके ये देखिए, ये तो थे प्राचीन। अब उसके बाद में एक विद्वान हुए कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टोड ने भी इस मत का क्या किया, समर्थन किया। तो इस मत का समर्थन करने वाले 3 विद्वान हो गए, मुणोत नैन्सी, सूर्यमल मिश्र और कर्नल जेम्स टोड। अब कर्नल जेम्स टोड ने इसका जो समर्थन किया वो अपने तरीके से किया, अलग तरीके से किया। हम अगले इसमें पॉइंट में ये समझेंगे कि कर्नल जेम्स टोड ने समर्थन किस हिसाब से किया। तो उसके लिए अपन देखते हैं, देखें दूसरा मत है विदेशियों की संतान। विदेशियों की संतान ये कौन कर रहा है, ये जो मत है, इस मत के तहत ये माना जा रहा है कि ये जो राजपूत हैं वो विदेशी जातियों की संतान हैं। और ये किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक लिखी थी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये किताब का नाम आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें उन्होंने राजपूतानी का इतिहास को विस्तार से लिखा, ठीक है। उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट से मैंने पहले भी आपको बताया था। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी। एक तो ये कई बार आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड के अलावा कौन से अंग्रेज थे जिन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति के विदेशियों की संतान होने का समर्थन किया। तो ये जो किताब है या ये जो इनके जेम्स टोड की जो जो पुस्तकें हैं उनके संपादक थे, जेम्स टोड की पुस्तकों के संपादक थे क्रुक, नाम याद रखने वाला है क्रुक। इन्होंने भी अलग से ये चीज़ लिखी कि जो प्राचीन राजपूत वंश है वो विदेशियों की संतान है। अब कर्नल जेम्स टोड अपने इस मत में क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो राजपूत हैं वो शक, सीथियन, हूण, ये जो विदेशी जातियां हैं इन जातियों की ये संतान है, शक, सीथियन और
हूण, इन जातियों की संतान बताते हैं कर्नल जेम्स टोड। तो उसका कारण बताते हैं, ये कहते हैं कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि ये जो जातियां हैं इनके रीति रिवाज, पशु बलि, शस्त्र पूजा, अश्व पूजा, ये सारी की सारी चीजें जो इन जातियों के द्वारा की जाती थी, वो सारी की सारी चीजें किसके द्वारा की जाती है? राजपूतों के द्वारा की जाती है। इन्होंने कहा कि राजपूत भी जो है वो ये सारे काम करते हैं जो इन्होंने किसकी वंशज होने का प्रमाण है? शक, सीथियन और हूण जो विदेशी आक्रांता हैं, ये विदेशी जातियां हैं जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया और यहाँ आकर फिर ये बस गई। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि पश्चिमोत्तर भारत का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है वहाँ विदेशी आक्रमण हुए और वहाँ बाहर से जो आने वाली जातियां हैं वो यहाँ आकर बस गई और यही कालांतर में जो है वो क्या कहलाए? शासन करने के कारण ये राजपूत कहलाए। ये कहते हैं कौन? कर्नल जेम्स टोड। और जिनका आधार उन्होंने बनाया रीति रिवाज, पशु बलि, शस्त्र पूजा और अश्व पूजा। ठीक है। अब एक चीज अपन ने पहले पढ़ी इससे जस्ट पहले कि कर्नल जेम्स टोड एक तरफ तो समर्थन कर रहे हैं किसका? अग्निवंश से उत्पत्ति का, और दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं, तो डबल काम कैसे हो गया? इस चीज को आपको थोड़ा समझना है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि ये जो अग्निवंश से उत्पत्ति का प्रमाण है उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन अग्निवंश से या किसी वशिष्ठ के जो अग्निकुंड से जो है वो इंसान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये कहते हैं कि ये शक, सीथियन और ये जो हूण विदेशी जातियां आई उनका इनके माध्यम से क्या गया? शुद्धिकरण किया गया। इनका शुद्धिकरण किया गया किनका? इन विदेशी जातियों का वशिष्ठ या अग्निकुंड या संस्कार के माध्यम से या हवन अनुष्ठान के द्वारा इनका क्या किया गया? शुद्धिकरण किया गया इन जातियों का। और फिर यही जातियां जो है वो यहाँ की स्थानीय जातियां बन गई और जिनको क्या कहा गया? राजपूत कहा गया। तो अप्रोक्स रूप से इन्होंने इस चीज का समर्थन किया, लेकिन वास्तव में ये इस चीज को नहीं मानते। ये कहते हैं कि शक, सीथियन और हूण जो है उनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ एक शब्द आया हूण, एक विद्वान का नाम आपको याद रखना। ये हूण जाति है, उससे V.S. स्मिथ नामक विद्वान जो है वो इस हूण जाति से राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं। स्मिथ ने क्या कहा है कि ये जो है राजपूत जो हैं वो किससे उत्पन्न हुए हैं? हूण जाति से उत्पन्न हुए। तो इस तरह से आपको अगर ये पूछा जाता है कि किस ने माना है इसको, तो इसमें एक नाम किसका और आ जाएगा? विदेशियों की उत्पत्ति वाले में, क्योंकि हूण से मान रहे हैं, हूण भी विदेशी जाति है, तो स्मिथ का भी इसमें नाम आ जाएगा, क्रुक का भी इसमें नाम आ जाएगा। तो तीनों का नाम आपको याद रखना है। अब देखिए साहब क्या हुआ, जब ये तीन चीजें उन्होंने कही, किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। तो अपने एक विद्वान हैं G.H. ओझा, इन्होंने इसका क्या किया? विरोध किया। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इस बात का विरोध किया कि ये जो बात है वो बिल्कुल क्या है? गलत है, बिल्कुल ही गलत है। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसके विरुद्ध अपने प्रमाण दिए और एक नया मत प्रतिपादित किया, जो कौन सा है हम देखते हैं। वैदिक आर्यों की संतान, ये कौन कह रहे हैं? G.H. ओझा।
GH ओझा, जिनका पूरा नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, इन्होंने कहा कि राजपूत जो है वो वैदिक आर्यों की संतान है। ऋग्वैदिक समय में जो एक जाति थी आर्य जाति, उन आर्यों के वंशज माना है किसको? राजपूतों को। किसने माना? GH ओझा। इन्होंने अपने मत के समर्थन में कुछ प्रमाण दिए और उन प्रमाणों को इन्होंने को रिलेट किया किससे? कर्नल जेम्स टोड से। इन्होंने कहा कि पशु बलि, अश्व पूजा, शस्त्र पूजा, पशु बलि, अश्व पूजा, शस्त्र पूजा, नदी पूजा, ये जो सारी चीज़ें जो कर्नल जेम्स टोड ने बताई थी कि ये विदेशियों की संतान होने के प्रमाण है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा कि वैदिक आर्य जो है इन सारी चीज़ों को मानते थे। ऋग्वेद में स्पष्ट ये चीज़ लिखा है कि घोड़ा जो था वो आर्यों का प्रिय पशु था। सबसे महत्वपूर्ण जो पशु था वो कौन सा था? अश्व था। तो वो अश्व की पूजा करते थे, शस्त्रों की भी पूजा करते थे, नदी की भी पूजा करते थे और पशु बलि भी प्रचलन में था। तो इस तरह से उन्होंने कहा गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें प्राचीन ऋग्वैदिक आर्यों में भी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजपूत जो है वो वैदिक सभ्यता के जो आर्य हैं, जो सप्त सिंधु प्रदेश में जो सभ्यता थी उनके वंशज हैं। तो ये राजस्थान, ये भारत के स्थानीय निवासी हैं और यहाँ के जो है वो प्राचीन जो जातियाँ हैं उनमें से ये एक है। इसके साथ साथ ओझा ने एक चीज़ और कही। इन्होंने कहा कि जो कर्नल जेम्स टोड ने शक सिथियन बताया, कि जो विदेशी जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया ना, किसने? टोड ने। ओझा कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड का ये जो सिद्धांत है वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? कि ये जातियां भारत में आई, इन्होंने भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। और भारत पर आक्रमण करने के बाद में ये जो जातियां थी यहाँ के लोगों के साथ रही और साथ रहने से ये सारे जो संस्कार थे, सारे जो रीति रिवाज थे, ये इन्होंने इनसे सीख लिए। यानी ये जो विदेशी जातियां हैं ये भारत में रही और भारत में रहकर इन्होंने यहाँ के लोगों के संपर्क में आने से, राजपूतों के संपर्क में आने से उनके जैसे रीति रिवाज सीख लिए। इसलिए राजपूत तो वैदिक आर्यों की संतान है, लेकिन इन जातियों ने ये रीति रिवाज सीख लिए, इसलिए ये इनके प्रचलन में है। तो इस आधार पे उन्होंने कर्नल टोड का जो सिद्धांत था उसको काट दिया और उसके स्थान पे एक सिद्धांत प्रचलित किया कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान। आपको नाम याद रखना है, महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है। एक इन्होंने अपने इसमें जो प्रमाण दिया कि इनकी जो शरीर की बनावट है, राजपूतों की जो शरीर की बनावट है वो भी सीधी किससे मिलती है? आर्यों से। यानी लंबे चौड़े शरीर वाले, मजबूत हष्ट-पुष्ट जो है ना, जो शरीर की बनावट है वो किससे मिलती है? आर्यों से मिलती है। इसलिए इन्होंने कहा कि वैदिक आर्यों की संतान थे राजपूत, न कि विदेशियों की संतान। ठीक है, 3 हो गए, चौथा चलते हैं। ब्राह्मणों की संतान। कुछ जगह ये माना गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई? ब्राह्मणों से हुई। तो वो देखते हैं कौन कौन है।
देखिए ब्राह्मणों की संतान मानने वाले जो हैं उनमें एक तो विद्वान का नाम आता है गोपीनाथ शर्मा, एक नाम आता है D.R. भंडारकर। ठीक है, इन दोनों लोगों के नाम याद रखिए। ये दो विद्वान हैं, इन्होंने कहा कि वैदिक आर्य जो हैं वो किनकी वैदिक आर्य नहीं, राजपूत जो है वो किनकी संतान है, ब्राह्मणों की संतान है। कुछ जगह अपने को ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं। तो एक है अपने का बिजोलिया शिलालेख, ये याद रखना अपने को। देखिए भीलवाड़ा में है, आपको पता है बिजोलिया कहाँ है, भीलवाड़ा में है और चौहान वंश से संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है, चौहान वंश से संबंधित है। ठीक है, भीलवाड़ा में है, चौहान वंश से संबंधित है और सोमेश्वर के समय का ये बताते हैं। एक तो ये जो है इसके अंदर ये कहा गया है क्या, चौहानों के लिए एक शब्द किया गया वत्स गोत्र का ब्राह्मण। चौहानों को क्या कहा गया है, वत्स गोत्र का ब्राह्मण। इस बिजोलिया शिलालेख जो 12वीं सदी का है, इसमें कहा गया है कि चौहान जो है वो ब्राह्मण है और इनका जो गोत्र है वो क्या है, वत्स है। ठीक है, तो इसके आधार पे कहा जाता है कि ये जैसे चौहान कौन है, चौहान राजपूत है, तो इसके आधार पे कहा जाता है कि जो राजपूत हैं वो किनकी संतान है, ब्राह्मणों की संतान है। इसके अलावा देखिए एक अपने को मिलता है हर्ष शिलालेख। इस हर्ष शिलालेख ये सीकर में है, हर्ष पर्वत पे लगा हुआ है। और इस हर्ष शिलालेख में भी इन चौहानों को क्या बताया गया है, ब्राह्मण बताया गया। चौहानों को क्या बताया गया, ब्राह्मण बताया गया। इसके अलावा अपन देखते हैं कि मेवाड़ के इतिहास को देखते हैं तो मेवाड़ में कौन सा वंश था, गुहिल वंश। मेवाड़ में है अपना कौन सा, गुहिल वंश। इस गुहिल वंश के जो संस्थापक थे गुहादित्य, इनको भी क्या कहा गया है कि ये भी क्या थे, ये ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति हुई। किससे उत्पत्ति हुई, ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई। महाराणा कुंभा ने गीत गोविंद की टीका लिखी है। क्या लिखी, गीत गोविंद नामक जो पुस्तक थी उसकी टीका लिखी और इस टीका में इन्होंने ये चीज स्वीकारी है। क्या स्वीकारी है कि ये नागर जाति के ब्राह्मण थे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि गीत गोविंद की टीका में महाराणा कुंभा ने भी ये बात स्वीकार करी है कि उनकी उत्पत्ति गुहिल से हुई जो नागर जाति के ब्राह्मण थे। जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे अपन विस्तार से तब अपन इन चीज़ों को विस्तृत रूप से देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो आपको ये ध्यान रखना है कि दो विद्वान गोपीनाथ शर्मा और D.R. भंडारकर, इन्होंने कहा कि ये जो राजपूत हैं वो किनकी संतान है, ब्राह्मणों की संतान है। इसके अलावा बिजोलिया शिलालेख, हर्ष शिलालेख, मेवाड़ के इतिहास से भी इस चीज़ की जानकारी मिलती है, जिनको ब्राह्मणों की संतान कहा गया गुहिल को। और महाराणा कुंभा ने जो गीत गोविंद की टीका लिखी उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ का उल्लेख किया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए अगला है अपना जो मत है, अगला वो है सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। सूर्यवंशी व चंद्रवंशी,
ये जो मत है इसको भी इसका भी प्रतिपादन ओझा ने किया है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, इस मत के समर्थन में उन्होंने 2-3 प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जिसमें उन्होंने एक तो श्रृंगी ऋषि शिलालेख का है, श्रृंगी ऋषि शिलालेख, एक उन्होंने बताया आबू का शिलालेख। श्रृंगी ऋषि शिलालेख, एक आबू पर्वत का शिलालेख। ठीक है, इन दोनों के आधार पर इन्होंने कहा है कि इन दोनों शिलालेखों के अंदर जो मेवाड़ का जो वंश है, मेवाड़ के जो गुहिल हैं, मेवाड़ के जो राजपूत हैं, उनको रघुकुल से उत्पन्न बताया गया। किससे उत्पन्न बताया? रघुकुल से उत्पन्न बताया है। ठीक है, कौन से शिलालेख? श्रृंगी ऋषि शिलालेख, आबू पर्वत का शिलालेख और एक नाथ शिलालेख और आता है। इन तीनों के अंदर राजपूतों को जो है वो रघुकुल से उत्पन्न, गुहिलों की बात है इसमें, उनसे रिलेटेड है, तो उनको रघुकुल से उत्पन्न बताया। ठीक है, और रघुकुल वाले अपने को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताते थे। इसके अलावा एक नयनचंद्र सूरी हुए, और नयनचंद्र सूरी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था हम्मीर महाकाव्य। क्या नाम था? हम्मीर महाकाव्य। इस हम्मीर महाकाव्य के अंदर इन्होंने राजपूतों को सूर्यवंशी बताया। सूर्य ने लिखा और क्या बताया? सूर्यवंशी। कौन से ग्रंथ में? आपको याद रखना है नाम, हम्मीर महाकाव्य में नयनचंद्र सूरी ने राजपूतों को क्या बताया है? सूर्यवंशी बताया। ठीक है, और इसके अलावा इन दोनों ये जो शिलालेख हैं, श्रृंगी ऋषि, आबू पर्वत और नाथ, इनमें इनको रघुकुल से उत्पन्न बताया गया है। तो इसी हिसाब से इनको क्या माना इन्होंने? सूर्यवंशी या चंद्रवंशी माना है। अब देखिए इसमें क्या है कि ओझा जी ने एक शासक के साथ इनका नाम जोड़ा है कि इनकी उत्पत्ति किससे हुई। उस शासक का नाम है इक्ष्वाकु। नाम याद रखना अपने को। ये प्रथम सूर्यवंशी शासक थे। इक्ष्वाकु को प्रथम सूर्यवंशी शासक माना जाता है। ठीक है, तो इसमें रघुकुल शब्द यूज हो गया, और इसी के आधार पे उन्होंने इनकी जो राजपूत हैं, जो मेवाड़ के राजपूत हैं, उनके आधार पे सभी राजपूतों को उन्होंने लिया। तो इनका संबंध किससे बताया? इन्होंने इक्ष्वाकु से बताया। ये नाम याद रखना है, इनको प्रथम सूर्यवंशी शासक माना जाता है। तो ये हो गया अपना पांचवा कि ये राजपूत जो थे वो किसकी संतान थे? सूर्यवंशी व चंद्रवंशी थे। अब नेक्स्ट में अंतिम जो है ना वो अपन देख लेते हैं, उसमें कुछ खास नहीं है। कुषाण जाति से संबंधित बताया किसने? कनिंघम ने। बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है। इस कनिंघम ने कहा कि ये जो है ये कुषाण या यूची जाति से संबंधित है। ये किसके द्वारा कहा गया? कनिंघम के द्वारा कहा गया। तो ये था अपना राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। ये 6 सिद्धांत हैं। अब इन 6 को देख लें कि किस विद्वान ने कौन सा सिद्धांत दिया है, किस शासक के साथ किसको संबंधित किया गया है। बस इतना काफ़ी है, और ज़्यादा डीप में इसमें अपने नहीं आएगा। ठीक है, तो आज अपना ये जो राजपूतों की उत्पत्ति का है वो सिद्धांत वो कंप्लीट हुआ। साथियों, अगली जो कड़ी में हम जो है वो शुरुआत करेंगे अब प्रत्येक एक वंश की, और शुरुआत सबसे पहले मेवाड़ से प्रारंभ करेंगे। तो आप जो है हमारे साथ बने रहिए,
और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी ये जो राजस्थान की इतिहास और संस्कृति, जो राजस्थान बोर्ड की 10वीं कक्षा की बुक है, उसकी ये सीरीज कैसी लग रही है। धन्यवाद।